हेलो बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स के धमाकेदार क्लास में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो उसी क्रम में हम लोग आज जो है एक पूरे चैप्टर जो कि प्रकाश से रिलेटेड है, जिसे प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है, उसको हम उस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे आज। तो उसमें हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी के साथ कर पाएंगे। उसी क्रम में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और वन शॉट, मतलब एक ही क्लास में पूरा जो है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए हम लोग जो है एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि संडे को हम अपना एक स्पेशल संडे जो है बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये मान लेते हैं हमारा एक दर्पण हो गया, जो कि कौन सा है, एक समतल दर्पण। ठीक, जिसके एक भाग पर क्या हुआ है, तलई किया हुआ है। अब इस पर जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, देखिए जैसे यहां पर माध्यम क्या है, अगर हम यहां माध्यम की बात करें तो अभी यहां माध्यम क्या है, यहां माध्यम है वायु। ठीक, और कहां से टकरा रही है ये माध्यम, कैसा है, कांच। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हमारी किरण है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये क्या है, ये जो किरण है ये है परावर्तित किरण। ठीक, और ये हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक, अब यहां देखिए जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, अब देखें तो इसके अगर हम नियम की बात करें, तो इसका पहला नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम इसका क्या है, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जैसे अभी देखिए इसका तल कौन सा है, ये बोर्ड वाला तल है ना, तो लिखेंगे कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, तो इसके नियम क्या है? आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या है? एक ही पृष्ठ पर। तो जैसे यहां देखें तो हमारा बोर्ड वाला तल है, आप लिखेंगे तो कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी वाला तल होगा। ठीक, अब देखिए यहां से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, देखिए तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। अब जैसे ये प्रकाश का परावर्तन और इसका नियम कभी पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले जो है प्रश्नों में इसका प्रयोग हमको मिल सकता है। तो इस क्रम में हम इसको क्या करेंगे? इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए जब कोई पृष्ठ या जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, पहला तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे ये हमारा पृष्ठ हो गया। ठीक, अब इस पर जब कोई किरण इस प्रकार से अभिलंबवत आपतित होती है, इस पृष्ठ पर जब कोई किरण अभिलंबवत आपतित होगी ऐसी स्थिति में, तो अब देखिए जब कोई किरण इस प्रकार से अभिलंबवत अगर आपतित हो रही है, ठीक, इस समतल दर्पण पर यहां हो गया, तो पृष्ठ पर जब कोई किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, तो अब ये ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, तो जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होगी तो वो क्या होगी? उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अब इसके लिए अगर देखेंगे तो यहां पर जो आपतन कोण होगा उसका मान कितना होगा? अगर हम यहां देखें तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इस स्थिति में जो आई का मान होगा वो 0 होगा और जो परावर्तन कोण होगा उसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो अब इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही है तो आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो कितना होगा? वो दोनों मान जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह क्या होगी? उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इसके लिए अगर आपतन कोण देखें तो आई का मान भी 0 होगा और आर का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इसमें देखिए जैसे कौन सी घटना है ये घटना है प्रकाश के परावर्तन की। अब दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखना है?
देखिए, परावर्तन की घटना में तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, परावर्तन की घटना में तरंग की चाल, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है। मतलब इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ क्या होगी कि उसकी जो तीव्रता है वो घट जाती है। ठीक, उसकी तीव्रता क्या होती है, वो घट जाती है। तो यहां से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। ठीक, प्रश्न कुछ ऐसे पूछेगा, जैसे पहले पॉइंट पर अगर कहेगा कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, या फिर पूछता है कि अपवर्तन कोण परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, वो भी 0 होगा। और दूसरा प्रश्न कैसे यहां से पूछा जा सकता है, दूसरे पॉइंट में अगर कहा जाए तो कहेगा कि परावर्तन की घटना में से निम्न में से क्या परिवर्तित होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपको दे देगा चाल, दूसरा तरंग दैर्ध्य, तीसरा क्या देगा आपको, आवृत्ति दे देगा, चौथा क्या देगा, कहेगा कि इसमें से कोई नहीं। तो पता लगा कि परावर्तन की घटना में तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि जितने वेग से ये आ रहा है उतने ही वेग से ये वापस लौटेगा। ठीक, जितने आवृत्ति है इस प्रकाश की उतनी ही आवृत्ति परावर्तित के पश्चात भी होगी। जितना तरंग दैर्ध्य मतलब जितना ये दूरी तय करेगा तरंग, उतनी ही दूरी परावर्तन के पश्चात भी तय करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यह है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो पहली स्थिति, जैसे देखिए पहली स्थिति में क्या होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी, तो उस स्थिति में जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब यहां देखें, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जो है अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण की खासियत क्या है, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में हमको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो हमारी कलई होती है वो कहां होती है, उभरे हुए भाग पर, और परावर्तन कहां से होता है, वो दबे हुए तल से होता है। ठीक, तो अब देखें इसमें, देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ये हमारा जो है वो क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। वस्तु कहां रखी है, अब अगर हम वस्तु को देखेंगे तो इसके सामने जो वस्तु है हमारी वो रखी है अनंत दूरी पर।
तो वस्तु जो है वो कहाँ है, वो अनंत दूरी पर रखी गई है। ठीक, तो अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है तो चूंकि अनंत से चलने वाली किरणें कैसी होती हैं, वो किरणें होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। अनंत से जो भी किरणें चलेंगी वो परस्पर कैसे होंगी, समांतर होंगी। ठीक, ये किरणें जो है आ रही है कहां से, अनंत से आ रही हैं। तो अब पहली किरण कहां से होकर जा रही है, एफ से, और एक किरण है जो जा रही है कहां से, सी से होकर जा रही है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी किरण है, इसको आप लोग जानते होंगे कि जो भी किरण सी से होकर जाती है, जो भी किरण कहां से होकर जाती है, सी से अगर होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, कोई भी किरण जो सी से होकर जाएगी वो जब दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण जो एफ से होकर जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। वो किरण कैसे होगी, वो जो है मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, तो अब ये जो किरण है, ये देखिए मुख्य अक्ष के क्या होगी, ये समांतर हो जाएगी। ठीक, और दोनों परावर्तित किरणें अगर देखें तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को, देखिए दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु B1 पर काट रही हैं, और यही जो B1 है अगर हम मुख्य अक्ष से एक लंब डाल दें तो ये जो A1 B1 है वही क्या होगा, वही वस्तु AB का प्रतिबिंब है। वही क्या है, वस्तु AB का प्रतिबिंब है। तो इसमें होगा क्या, देखिए ठीक, इसकी खास बातें क्या है जो हमको ध्यान रखनी है, जैसे जब वस्तु कहां है, जब वस्तु अनंत पर है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसका, प्रतिबिंब बन रहा है इसका एफ पर। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, इसका जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। प्रतिबिंब इसका कहां बन रहा है, मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बन रहा है, चूंकि दर्पण के क्या है, सामने बन रहा है, तो ये होगा वास्तविक। अगर सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा देखिए ये इधर है, बन इधर रहा है तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे अगर आपको पूछता है कि स्थिति, आकार एवं प्रकृति, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। तो अगर स्थिति, आकार और प्रकृति पर पूछ रहा है तो लिखेंगे कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और कहां पर बन रहा है, बन रहा है मुख्य फोकस पर। ठीक, और इसका जो आवर्धन होगा,
तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अब देखिए जब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी भी प्रश्न का जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हैं। तो जब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, और इसका जो आवर्धन है वो होगा m इज लेस देन -1। तो इसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, -1 से बहुत छोटा होगा। ठीक, अब आवर्धन पर चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे कि आवर्धन होता क्या है। तो आप अगर क्लास में बने रहते हैं तो आप मान के चलिए कि 100% जो है आप जितने भी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है आप उसको जो है बहुत शानदार तरीके से, बहुत इजी वे में कर पाएंगे, ये हम गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं। ठीक, ये हमारा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है हम उस अनुसार से आपको बता रहे हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया पहली स्थिति कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए दूसरा, जब वस्तु अनंत व C के बीच में हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत और C के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब वस्तु कहां रखी है, वस्तु रखी गई है इसके अनंत व C के बीच में। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो है सबसे पहले हम बनाते हैं मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब वस्तु रखी है अनंत और C के बीच में, चलिए वस्तु को मान लेते हैं हम लोग यहां रख दें। ठीक, ये हमारी वस्तु हो गई, ये वस्तु है AB। अब यहां से देखें तो यहां से दो किरणें चलेंगी। अब एक किरण जो कहां से होकर जा रही है, वो होकर जा रही है बिंदु B से। तो B से जो भी किरण चल रही है वो कहां से होकर जाएगी, जैसे जो B से है किरण वो कैसे जा रही है, वो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, तो ये हमारा जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर ये किरण जा रही है। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, वो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, इसके जो फोकस है इसका वो F से होकर जाएगी। ठीक, तो एक किरण जो है जो कहां से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है वो कहां से होकर जाएगी, समांतर किरण जब ये परावर्तित होगी तो फोकस F से होकर जाएगी। ठीक, दूसरी किरण जो कहां से होकर जा रही है, ये इसका ये C है, C मतलब वक्रता केंद्र। तो जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो क्या होगा,
जब ये इसका जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी और ये दोनों किरणें एक दूसरे को, ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं वह एक दूसरे को, एक बिंदु है जिसका नाम हम लिख देते हैं कि B1 पर काट रही हैं और मुख्य अक्ष से डाला गया लंब, मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का प्रतिबिंब है, जो कैसा होगा। तो अब फिर से वही देखें, तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसकी स्थिति को अगर हम समझते हैं तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे यहां हमने क्या लिखा था कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर, तो यहां पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी वाई एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, सी वाई एफ के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो अब देखें यहां पर, तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, तो प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के सामने है तो सामने बन रहा है, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक, या यहां पर अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा हम संशोधन कर लेते हैं, यहां पर लिख देंगे वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, और इसका जो आवर्धन होगा वो यम इज लेस देन -1 होगा। ठीक, आशा करते हैं कि दोनों स्थितियां आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कैसा होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तब क्या होगा। अब देखिए, जब वस्तु हमारा कैसा हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब देखिए ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है जो कि कहां रखी गई है, रखी गई है वो वक्रता केंद्र C पर। ठीक, अब वस्तु को हम कहां रखें, वस्तु को हम रखेंगे C पर। ये है वस्तु हमारी AB। ठीक, तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, वो F से। ठीक, और दूसरी किरण जो C से होकर जाएगी, या C से ना होकर जाए, अगर वो F से होकर जाएगी तो वो क्या होगा, अगर वो F से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाएगी। अगर कोई भी किरण जब एफ से होकर जाती है तो वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब ये समांतर हो जाएगी तो दोनों किरणें, देखिए तो इसको जो है एक दूसरे को बिंदु B1 पर काटती हैं और मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 बस तो AB का क्या है, प्रतिबिंब है, जो कैसा होगा ये, ठीक। देखिए अगर वस्तु कहाँ रखी है, ये C पर रखी गई है, क्योंकि देखिए वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बन रहा है, अगर देखें तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। और कैसा बनेगा, चूंकि सामने बन रहा है, अगर देखें तो कहां बन रहा है, ये इसके सामने बन रहा है ना। तो अगर ये सामने बन रहा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। और देखिए कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बनेगा, ये वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, ठीक। और इसका जो आवर्धन होगा वो m बराबर कितना होगा, -1 होगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये भी आपको तीसरा जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चौथी स्थिति, जब वस्तु C व F के बीच में हो। अब वस्तु कहां होगी, जब C और F के बीच में। तो जब वस्तु C और F के बीच में होगी तब कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब, देखिए वस्तु को अब हम कहां रखें, वस्तु को रखेंगे C और F के बीच में। अब वस्तु को रखना है हमको C और F के बीच में। देखिए ये है चित्र में, बच्चों थोड़ा टाइम लगता है इसलिए यहां देखिए ये C हो गया और ये हमारा हो गया F। वस्तु को हम कहां रखें, C और F के बीच में जब रखेंगे तो देखिए जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहां से होकर जाएगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर जाती है, वो F से होकर जाती है, ठीक। ये हो गया, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो कहां से होकर जाएगी, F से। और जो किरण F से होकर जाएगी, ठीक, तो वो कैसे होगी, वो फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए जो भी किरण कहां से होकर जाएगी, ये जो भी किरण मुख्य अक्ष के
समांतर जाएगी वो F से होकर जाती है, वो F से होकर जाएगी। और जो भी किरण, इसमें तीर का निशान लगाना अति आवश्यक है कि कौन सी किरण कहां से जा रही है। देखिए, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो F से होकर जा रही है, और जो भी किरण F से होकर जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और दोनों अगर किरणों को देखें तो अब ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को बिंदु B1 पर काट रही हैं। अब मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का क्या है, प्रतिबिंब है, जो कैसा होगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहली स्थिति जैसे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो ये तो हो गया हमारा C और इधर है अनंत, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत व C के बीच। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है, अनंत और C के बीच में बन रहा है। और किस प्रकार का बन रहा है ये, क्योंकि इसके सामने है तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। और कैसा बन रहा है, इसका आवर्धन कितना होगा, तो अब ये हो जाएगा m इज ग्रेटर देन किसके, -1। मतलब अब ये वस्तु जो है क्या होगी, अब ये हो जाएगी आवर्धित हो गई, मतलब -1 से क्या हो गया, इसका मान ज्यादा होगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये चारों जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, चारों पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक, पांचवी स्थिति, जब वस्तु F पर हो, कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु कहां पर हो, फोकस F पर हो, तब तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब वस्तु को हम कहां रखें, F पर, तो जब वस्तु को F पर रखेंगे तो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, वस्तु को हमने रखा है किस पर, फोकस पर, तो ऐसी स्थिति में ये देखिए यहां पर हो गई ये वस्तु AB, कहां रखी है, F पर रखी हुई है। तो अब यहां पर जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी F से। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाती है, वो होकर जाती है F से। ठीक, तो ये किरण कहां से होकर जा रही है, अब F से होकर जा रही है। ठीक, अब दूसरी किरण क्या है, जो ये है C, तो जो भी किरण C की ओर केंद्रित होगी, अब देखिए जो दूसरी किरण है जो किसकी तरफ केंद्रित है, अगर वो C की ओर केंद्रित है इस प्रकार से, तो अगर ये किरण C की ओर केंद्रित है तो क्या होगा कि जब इसका परावर्तन होगा तो उसी मार्ग में क्या करेगी, ये वापस लौट आएगी। C की ओर जो किरण केंद्रित होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। और जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो देखिए इसको अगर हम बढ़ाएं इधर, ठीक, इसको अगर पीछे की ओर इधर बढ़ाएं
ये। तो अब चूंकि ये किरणें कैसी हो जा रही हैं, परस्पर पैरेलल हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को कहां पर प्रच्छेद करेंगी, ये एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। एक दूसरे को कहां पर प्रच्छेद करेंगी, ये अनंत पर काटेंगी। तो इस प्रकार से जो इसमें हमको स्थिति मिलेगी वो क्या मिल रही है, देखिए पहली स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, अनंत पर। प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, अनंत पर बन रहा है। और ठीक, अब देखिए जब प्रतिबिंब इसका अनंत पर बन रहा है तो कैसा होगा ये, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए ये होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, और इसका जो आवर्धन निकल कर आएगा वो m इज ग्रेटर देन किसके, सॉरी, m इज ग्रेटर देन -1। इसका जो आवर्धन निकल कर आएगा वो कैसा होगा, m इज ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक, तो ये हो गए हमारी स्थिति नंबर 5। छठवीं स्थिति देखें, जब वस्तु, स्थिति नंबर 6 में जब वस्तु कहां रखी है, P व F के बीच में, उनकी वस्तु को कहां रखेंगे, P व F के बीच में। ठीक, तो जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, ये देखिए अवतल दर्पण के सामने है, ये इसका P है और ये यहां F है, ये मान लेते हैं इसका C है। वस्तु को अब इस प्रकार से रखा गया है, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो कैसे होगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो जो है कहां से होकर जाती है, वो F से होकर जाती है। इस प्रकार से जो भी किरण C की ओर केंद्रित होगी वो क्या होगी, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। जो किरण C की ओर केंद्रित होगी वो कैसे होगी, वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक, अब इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इन दोनों किरणों को अगर हम इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक दूसरे को, ये इसको डॉट लाइन से बनाना है, एक दूसरे को बिंदु B1 पर काट रही हैं। तो अब यहां अगर मुख्य अक्ष से एक लंब डालें हम तो A1 B1 ये क्या होगा, वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा, जो कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो हम लिख रहे हैं। ठीक, चित्र तो ठीक है, अगर चित्र आ जाता है तो बहुत सो फार सो गुड। ठीक, चित्र को समझना तो अति आवश्यक ही है, लेकिन यहाँ ज्यादातर ये एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो प्रश्न अगर मान लीजिए इस पर प्रश्न पूछेगा तो कैसा पूछेगा, कहेगा कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी है, तो वस्तु की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। तो स्थिति, आकार और प्रकृति यहां से हम बताएंगे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अगर देखिए तो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, तो लिखेंगे कि दर्पण के पीछे। ठीक, कैसा बन रहा है, जैसे पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है, और कैसा है, अब की बार सीधा, आभासी है, सीधा है, और कैसा है, ये वस्तु से बड़ा, और इसका आवर्धन कितना है,
वो m इज ग्रेटर देन किसके, +1 के। अब की बार आवर्धन कैसा होगा इसका, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये 6 स्थितियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए जैसे 2 नंबर में अगर कोई प्रश्न पूछता है, ठीक, जैसे कोई भी प्रश्न है, मान लीजिए इसमें से कोई प्रश्न है कि कितने नंबर पर पूछता है, 2 नंबर में, तो कहेगा कि जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो वस्तु का आकार, स्थित और प्रकृति किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो किरण आरेख खींचने का मतलब क्या है, फिर हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो अब अगर 2 या 3 नंबर में प्रश्न आता है तो पहले हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाए, जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे उसको लिख देना है। क्या लिखेंगे कि चित्र में देखिए अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB कहां रखी गई है, C पर रखी गई है। ठीक, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB जो है वो C पर रखी गई है। अवतल दर्पण अगर देखें तो अवतल दर्पण वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। और कहां पर बनाता है, प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बनाता है। और इसका आवर्धन कितना होगा, m बराबर -1 होगा। आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा दर्पण है, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक, तो अब हमको कौन सा दर्पण बनाना है, वो बनाना है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण की खासियत क्या है, अगर उत्तल दर्पण की हम खासियत देखें तो इसमें जो कलई है वो दबे हुए भाग पर होती है और परावर्तन कहां से होता है, उभरे हुए भाग से होता है। ठीक, अब इसके सामने एक वस्तु कुछ इस प्रकार से रखी है। ठीक, ये हो गई एक वस्तु AB। तो बिंदु B से जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इसका जब परावर्तन होगा यहां से, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर फैलती हुई प्रतीत होगी, तो ये जो परावर्तन के पश्चात है वो कहां से फैलती हुई प्रतीत होगी, कुछ इस प्रकार से। ये बिंदु F से फैलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, दूसरी किरण जो C की ओर केंद्रित होगी, किसकी ओर केंद्रित है, दूसरी किरण जो C की ओर केंद्रित है, इस प्रकार से ये जो C की ओर केंद्रित होगी
वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, उसी की ओर केंद्रित होगी। जब उसका परावर्तन होगा तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B1 पर काटती हैं। मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का क्या है? प्रतिबिंब है। जो कैसा होगा? ये प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से होगा? तो अब देखें तो प्रतिबिंब ये कैसा होगा? पहला तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये बनेगा दर्पण के पीछे, पीछे बन रहा है ना। और कैसा होगा? क्योंकि पीछे बन रहा है तो इसलिए ये आभासी है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा। ठीक, ये कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। और इसके लिए जो आवर्धन है वो लेस देन होगा +1 के। ठीक, तो ये प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आशा करते हैं ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब पढ़ेंगे हम समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? देखिए, ये हमारा मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। अब यहां पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, ये है समतल दर्पण। इसमें जो खास बातें पूछी जाने वाली हैं या पूछी जा सकती हैं उन्हीं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर कोई भी किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है इस प्रकार से, कोई भी किरण अगर समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो क्या होता है? वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखिए, यहां पर मान लेते हैं ये क्या है? वस्तु O है। तो यहां से दो किरणें चल रही हैं। एक किरण जो अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। दूसरी किरण जो इस बिंदु पर आपतित हो रही है। ठीक, इस प्रकार से आपतित हो रही है। तो यहां पर अब देखेंगे तो यहां हम क्या करें? एक अभिलंब खींच दें। ये हो गया इसका अभिलंब। तो जब ये किरण यहां से आपतित होगी तो अब इसका जब परावर्तन होगा तो कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगी। ठीक, ये इस प्रकार से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब अगर इन दोनों किरणों को, जैसे इस किरण को और इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, दोनों किरणों को कहां बढ़ाएं हम? अगर पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे को बिंदु I पर काट रही हैं और यही I क्या है? बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। ठीक, तो अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? समतल
दर्पण द्वारा आभासी सीधा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो समतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और यह ध्यान रखना है, अगर इस दर्पण से वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी इससे कितनी दूरी पर बनेगा? वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ये बात ध्यान रखना है कि जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होगी उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक, और जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कभी कभार ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एक नंबर में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी वो फोकस दूरी। ठीक, तो आशा करते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर, और प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। और जबकि समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी देखें तो कितनी होती है? वो अनंत होती है। ठीक, तो बच्चों आपको क्लास कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको लिखें, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि यहां लिखेंगे कि देखिए दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मतलब F बराबर क्या होगा? वो होगा r/2। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की कैसे होती है? आधी होती है। मतलब F बराबर r/2। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है 2 नंबर में,
ठीक, तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्पण के लिए U भी तथा F में संबंध, दर्पण के लिए अगर देखें तो U भी तथा F में संबंध क्या होगा, तो 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U, जहां F क्या है, F है दर्पण की फोकस दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और U क्या है, U है वस्तु की दूरी। और समस्त जो दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती हैं, वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पर सवाल खूब बनते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है I/O बराबर माइनस का V/U। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है, m बराबर I/O बराबर माइनस V/U। ठीक, अब इसमें से अगर हम देखें थोड़ा चिन्ह परिपाटी की तरफ चलें, देखिए अगर हम चिन्ह परिपाटी को देखते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है अभी तक तो आप बहुत अच्छे से इसको सीखें, नहीं तो फिर आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए जैसे अवतल दर्पण के लिए, अब हम दर्पण ले लेते हैं, पहले क्या है अवतल और फिर क्या है उत्तल। अब अगर हम दोनों दर्पण की बात करें तो देखिए ये है अवतल और ये है हमारा उत्तल। अब अगर दोनों दर्पणों में हम देखेंगे तो अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इसमें U क्या होगा, तो U का मान सदैव कैसा होगा, सदैव निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होगी, जैसे अगर देखेंगे तो वस्तु जो है
हमेशा। ये देखिए अक्ष कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा होगा पॉजिटिव, ये कैसा होगा निगेटिव, और ये कैसा होगा निगेटिव। तो अगर हम देखेंगे यहां वस्तु की बात करेंगे, ठीक, इसमें अगर हम वस्तु देखेंगे तो ये इसका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव वाला अक्ष है, ये भी पॉजिटिव वाला अक्ष है, ओ सॉरी, ये हो गया निगेटिव वाला अक्ष है, ये निगेटिव वाला अक्ष है दोनों दर्पणों में। ठीक, यहां अगर हम u का मान देखें तो वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी, तो जो वस्तु की दूरी है अगर उसको देखेंगे तो ये किस अक्ष पर है, ये निगेटिव वाले अक्ष पर है, तो सदैव इसका मान क्या होगा, u का मान सदैव माइनस में होगा। f का मान अगर देखें तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी मतलब ये दूरी, तो ये भी किस अक्ष पर है, इसी माइनस वाले पर है, तो फोकस दूरी भी इसकी निगेटिव होगी। भी का मान क्या होगा, तो देखिए 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, तो अगर प्रतिबिंब इधर कहीं भी बन रहा है तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। लेकिन यहां कब, जब यहां पर जो u है, जब तक u का मान किससे, f से अधिक रहेगा तब तक तो प्रतिबिंब कहां बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है। और जैसे ही v का मान पॉजिटिव भी आ सकता है, कब, जब जो u है मतलब जो वस्तु की दूरी है वो जो है फोकस दूरी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो v का मान कैसा होगा, तब उस स्थिति में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, आई क्या होगा, आई मतलब वस्तु की लंबाई, जैसे ये वस्तु है तो इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई का मतलब ये कौन सा अक्ष है, तो ये देखें पॉजिटिव वाला अक्ष है। ये होगा O, ठीक, ये है O, और इमेज आई, आई का मतलब किसकी लंबाई, वो होगी प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब ज्यादातर कंडीशनों में इधर ही बन रहा है, तो अगर ये बनेगा तो ये कैसा होगा, तब ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक, तो आशा करते हैं ये चिन्ह परिपाटी आपको अवतल के लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर उत्तल के लिए देखें तो इसके लिए u कैसा होगा, अगर हम उत्तल की बात करें तो इसके लिए u कैसा निकल कर आएगा, देखिए यहां पर u कैसा होगा, चूंकि वस्तु इधर ही रखी जाएगी, और जब वस्तु इधर रखी जाएगी तो मान लीजिए अगर वस्तु इधर रखी गई है तो ये कौन सा अक्ष है, निगेटिव वाला है। भी कैसा होगा, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, तो वो पॉजिटिव वाले अक्ष पर बनेगा। फोकस दूरी देखिए यहाँ ये f है, तो इसकी जो दूरी है वो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी सदैव कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। तो u भी और f हो गया, वो ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, वस्तु सदैव देखिए तो वो पॉजिटिव की तरफ है, और इसका जो इमेज बनेगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीधा ही बनता है। तो इसके लिए भी ये हो गया, तो कुछ इस प्रकार से चीजों को हम रखेंगे। तो आशा करते हैं चिन्ह परिपाटी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां जो रेखीय आवर्धन है, अब इसमें हम चले आते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अगर प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब अगर वास्तविक एवं उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है, अगर वास्तविक और उल्टा है, सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है तब क्या होगा। देखिए अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो
जैसे देखिए यम बराबर क्या हो गया यहाँ माइनस का भी बाई यू है। ठीक, अगर प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक और उल्टा है तो वास्तविक अगर होगा तो क्या होगा माइनस। अब देखिए भी की बात करें, अगर वास्तविक है और इसमें कौन सा दर्पण है ये अवतल है, तो अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब भी का मान निगेटिव और यू हमेशा निगेटिव होगा। तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो यम का मान क्या आ गया यहां बताइए। जो एम का मान आया अगर यहां देखें तो हमको जो यम का मान मिला वो कैसा मिला यहां, तो एम का मान कैसे हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा निगेटिव। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो लिखेंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा, तब आवर्धन को हम क्या लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे। ठीक, अगर प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा वो होगा नेगेटिव। लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है अगर आभासी और सीधा है, तब देखें यम बराबर माइनस का भी बाई यू माइनस। अब भी का मतलब अगर आभासी होगा तो सदैव पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा तो भी का मान कैसे होगा पॉजिटिव, और यू हमेशा निगेटिव। देखिए दोनों में यू कैसा है निगेटिव है, तो अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यम बराबर क्या चलाएगा यहाँ पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा है तो एम का मान कैसा होगा, यम का मान होगा पॉजिटिव। ठीक, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक, ट्वेल्थ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है इसमें। ठीक, तो अब इसी टॉपिक के साथ जो है अगर हम देखें तो प्रकाश का जो हमारा परावर्तन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होगा प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन की तरफ। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा देखिए, प्रकाश का अपवर्तन ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जैसे यहां मान लेते हैं ये हमारा जो माध्यम है वो है सघन। ठीक, ये इसमें सघन है, तो सघन माध्यम हो गया, ये विरल है, यहां ये विरल है और ये होगा सघन। ठीक, और ये जो हमारा तल है ये है
पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल का मतलब जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखें, देखिए, जैसे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जैसे यहां विरल से चलकर जब वो सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का, इसी घटना को हम कहते हैं कि ये है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब अगर देखें यहां पर तो प्रकाश किस प्रकार से ये जा रहा है? देखिए, ये जा रहा विरल से सघन में। जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है अभी हम आपको ये भी क्लियर कर देंगे। और सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होगा इसको भी हम लोग अभी क्लियर समझ लेंगे। ठीक, देखिए, जैसे अगर हम इसके नियम की बात करें तो इसका नियम क्या है? जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब नियम में देखें कि जब प्रकाश चलिए इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि नियम नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है? साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक, इसका मतलब अगर देखें तो आपतन कोण होता आई तो उसकी ज्या साइन आई और साइन आर बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन
और उसका नियम। ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखते हैं, अक्सर ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, ना ऐसे टीचर लोग ना इसको पढ़ाते ही हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे स्नेल का नियम हम अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाना, तो सबसे पहले हम स्नेल के नियम को लगाना सीखेंगे। ये तो ज्यादातर बच्चे इसको जानते ही होंगे। अब स्नेल के नियम को हम अप्लाई करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले स्नेल के नियम, वो क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट को लगाना। मतलब किस प्रकार से हम उसको सवालों में अप्लाई करते हैं। देखिए, स्नेल के नियम को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, ये प्रकाश है, ये इस प्रकार से जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस प्रकार से ये जा रहा है। तो यहां अगर अप्लाई करेंगे तो ये आई हो गया और ये हो गया हमारा आर। तो देखिए, ये अगर यहां पर इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है, क्योंकि ये विरल है, ये कौन सा माध्यम है, विरल, और ये कौन सा माध्यम है, ये है सघन। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तब क्या होगा, देखिए। तो अब यहां पर जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर। अब देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं, और जहां से प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो गया, n2 बटे n1। आशा करते हैं कि स्नेल का नियम अप्लाई करना आपको अच्छे से आ गया होगा। कैसे लगाते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, जैसे कहां से जा रहा है, विरल से सघन में, तो सघन में जा रहा है, जिसमें जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले, और जहां से जा रहा है उसके अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जैसे, और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना हमको, अपवर्तन की घटना में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है। क्या क्या बदल जाता है, उसका वेग और उसकी तरंग दैर्ध्य दोनों क्या होती है, वो बदल जाती है। अच्छा, क्या नहीं परिवर्तित होता है, इसमें जो प्रश्न है वो पूछ लेता है कि अपवर्तन की घटना में क्या नहीं बदलेगा। तो अब देखेंगे तो यहां पर जो है आवृत्ति नहीं बदलती है।
बाकी सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं परिवर्तित होगी। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए, जैसे अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है कि जैसे जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो क्यों अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक। तो अब देखिए, जैसे ये N1 ये है विरल, N2 ये सघन है, यहां N1 क्या है, ये सघन है, और यहां N2 क्या है, वो विरल है, ठीक। यहां अगर हम देखें तो अगर इस स्नेल का नियम लगाते हैं तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, N2 अपान N1, क्योंकि जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले, जहां से जा रहा है उसके अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। तो अब देखिए, चूंकि प्रकाश कुछ इस प्रकार से जा रहा है, यहां पर आपतित हो रहा है और यहां पर ये आपतित हो रहा है, ठीक। तो चूंकि प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश चलता है वो सीधी रेखा में। अब देखिए, इसको सीधे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब देखें चूंकि जो सघन माध्यम है, अगर यहां देखें इसमें, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें देखिए सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो विरल माध्यम के अपवर्तनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो सघन का अपवर्तनांक होता है वो विरल के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वही सघन माध्यम होगा। तो अब यहां पर N2 इज ग्रेटर देन N1, तो अगर इसका मान इससे ज्यादा है तो इस I का मान भी क्या होगा, R से ज्यादा होगा, ठीक। तो अभी ऐसी स्थिति में अगर देखें तो I और R दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि अभी कौन सा कोण बन रहा है यहां, अगर देखें तो ये बन रहा है अभी शीर्षाभिमुख कोण। ये अगर देखेंगे तो यहां पर अभी जो हमारा कोण बन रहा है वो कैसा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ठीक, तो अभी देखें तो आई ये वाला कोण पूरा, ये आई और ये पूरा आर अभी कैसा होगा, ये बराबर होगा। आई और आर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर यहां कॉन्सेप्ट के अनुसार देखें तो आई बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए। तो आर छोटा कब होगा, अभी तो बराबर है, इसको छोटा करने के लिए क्या करना होगा, अभिलंब की तरफ इसको झुकाना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर छोटा करें तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इसीलिए जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसके। अब यहां पर देखें, अगर इस पर हम स्नेल का नियम लगाएं तो क्या होगा, यहां देखें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, N2 बाई N1। अब इसमें देखें तो देखिए यहां N1 ज्यादा है, क्योंकि N1 सघन है, तो N1 इज ग्रेटर देन, अगर यहां देखें तो N1 इज ग्रेटर देन किसके, N2। तो अगर ये मान इससे ज्यादा है तो R इज ग्रेटर देन किसके होगा, I के, मतलब R ज्यादा होगा और I क्या होगा, छोटा होगा। और अभी अगर देखें तो ऐसी स्थिति में अभी I और R दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, R ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होने का मतलब क्या है, इधर आएगा तो कम हो जाएगा और उधर जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये क्या होगा,
अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इसीलिए जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। ठीक, आशा करते हैं ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसमें ये दोनों स्थितियां, एक ये और ये स्नेल का नियम लगाना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी सवाल भी कर पाओगे और एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा, c बाई भी, जहां c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये हो जाएगा n बराबर c बाई भी, तो ये होता है अपवर्तनांक। अब देखिए, जैसे अगर हम प्रकाश की उत्कर्मण्यता की बात करें कि प्रकाश की उत्कर्मण्यता क्या होती है, तो प्रकाश की उत्कर्मण्यता का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखें, तो इसको लिखते हैं किससे, ANG से। ठीक, तो इसको हम किससे लिखेंगे, ANG बराबर, या अगर हम देखें तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, ANG। तो ANG बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन आई बटे साइन आर। ठीक, देखिए अगर उत्कर्मण्यता को हम बहुत अच्छे से समझते हैं तो देखिए उत्कर्मण्यता का मतलब क्या होता है, जैसे ये है प्रकाश, तो जब ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक, तो अब कुछ इस प्रकार से अगर प्रकाश यहां से जा रहा है, मतलब ये है निर्वात या वायु, और ये क्या है, यहां है कांच, ठीक, और ये है समतल दर्पण। तो जब प्रकाश यहां से इस माध्यम से इस माध्यम में जाता है तो ये है I और ये है R, तो जब वायु से कांच में जा रहा है तो ये अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, और जब ये समतल दर्पण पर आपतित होता है, क्योंकि अभिलंबोत आपतित हो रहा है, तो उसी मार्ग में फिर से वापस लौट आ रहा है। तो जब
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब जब प्रकाश कहां से जा रहा है, वायु से किस में जा रहा है, कांच में, तब तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जब ये वापस लौट रहा है, अब देखिए जब यहां ये समतल दर्पण पर टकरा कर वापस लौट रहा है, तब अब देखें तो कांच से अब ये कहां जा रहा है, कांच से, यहां कांच से अब जाएगा किसमें, वायु में। जब ये कांच से वायु में जा रहा है तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हम लिखेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब क्या है कि GNA बराबर क्या होगा, अब साइन आई। अब साइन आई क्या होगा, देखिए अब कौन सा, ये R जो है वो बन गया अब आपतन कोण, क्योंकि अब आपतित किरण ये वाली हो गई, ठीक। और ये R अब कौन सा कोण बन गया, यहां आपतन कोण, ठीक। तो साइन R हो गया और I कौन सा कोण बन गया, अपवर्तन कोण। तो इस प्रकार से GNA बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा साइन R बटे साइन I। अब समीकरण 1/2 से, अब 1 और 2 का अगर गुणा करवाएं तो कितना निकल कर आएगा, देखिए तब ANG इंटू GNA बराबर क्या होगा, तो ANG कितना है, साइन आई अपान साइन आर। देखिए ANG कितना है, साइन आई अपान साइन आर, और इनटू GNA कितना है, तो GNA बराबर देखेंगे साइन आर बटे साइन आई, तो साइन आर बटे साइन आई। तो इस प्रकार से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहां, अगर GNA बराबर देखें तो 1/ANG। तो ये हो गया हमारा प्रकाश की उत्कर्मणीयता। ठीक, यहां से देखें अगर तो प्रकाश की उत्कर्मणीयता, देखिए इस पे सवाल खूब पूछा जाता है कि क्या होता है प्रकाश की उत्कर्मणीयता। तो ये अगर देखें तो प्रकाश की उत्कर्मणीयता में अगर देखेंगे, जब प्रकाश वायु से कहां से जा रहा है, देखिए वायु से जब कांच में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वो हो गया ANG बराबर, यहां स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन आई बटे साइन आर। अब यहां देखें दूसरी स्थिति में उत्कर्मणीयता का मतलब जब ये समतल दर्पण से टकराकर फिर से उसी मार्ग में जब ये वापस लौटता है, तो इस स्थिति में अगर लगाएंगे तो जब प्रकाश कहां से जाएगा, कांच से वायु में, तो जब अब कांच से वायु में जा रहा है तब स्नेल का नियम लगाएं तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो GNA बराबर क्या होगा, साइन, अब की बार जो R है वो आपतन कोण बन गया और जो I है वो अपवर्तन कोण बन गया। तो ये दो समीकरण हो गए, दोनों को हमने गुणा करवा दिया तो GNA बराबर क्या हो गया, 1/ANG। मतलब अगर विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक देखें तो सघन के सापेक्ष विरल के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे हम खूब आंकिक प्रश्न जो है, बहुत आंकिक प्रश्न इस पर हमको मिलेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पर हमको कई आंकिक प्रश्न जो है मिलेंगे। ठीक, तो सिर्फ जो है आंकिक प्रश्न PYQ और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका एक क्लास जो है हम इसमें और अटेंड करेंगे, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस पर होंगे केवल। ठीक, तो एक जो है 1 शॉट उसका भी हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर विधिवत जो है वो क्लियर हो जाए। तो कुल मिला के मान के चलिए आपको 5 से जो है 10
पार्ट आपको पढ़ने हैं और पूरा फिजिक्स आप 25 में से 25 नंबर जो है वो सॉल्व करके आएंगे निश्चित तौर पर। तो अगर चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप जो है टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और 25 में से 25 अंक जो है वो गारंटी के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर ये इसमें यदि यदि तीन माध्यम कौन कौन से हैं वो वायु, जल तथा कांच। अब ये अगर तीन माध्यम है तब क्या होगा, तब इसके लिए सूत्र जो लगेगा वो फिर लगेगा WNG। ठीक, तब सूत्र क्या होगा इसका WNG बराबर तब होगा ANG और बटे कितना होगा ANW। ठीक, मतलब तब हमको किसके सापेक्ष निकालना होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी उसी को हम सीख रहे हैं, बहुत डिटेल में जो है हमको नहीं जाना है अभी। ठीक, क्योंकि इसके लिए डिटेल में जो है आप क्लास 12 में बहुत अच्छे से और अच्छे लेवल पर इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है उसमें। तो WNG बराबर क्या होगा ANG बटे ANW। मतलब यदि प्रकाश कहां से, जैसे वायु है, जल है और कांच, इसका मतलब जब कांच को हम वायु में रखें और जब उसी कांच को हम जल में डुबो दें तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। ठीक, तो तब हमको सूत्र लगाना है WNG बराबर ANG और बटे कितना ANW। ठीक, आशा करते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए जैसे यहां जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है तो ये था प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक, क्रांतिक कोण। ठीक, क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए क्रांतिक कोण को अगर हम परिभाषित करें तो पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं इसके। देखिए ये देखिए ये है हमारा प्रकाश और वो प्रकाश जो है इस प्रकार से जा रहा है। ठीक, ये माध्यम कैसा है, ये है सघन और इधर का जो माध्यम है वो कैसा है, विरल। तो अब जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, अब देखिए अगर यहां देखें तो ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया ना। अब देखिए इसको अगर हम और थोड़ा, ये जो हमारा आई है, सॉरी ये आई होगा, ठीक ये है हमारा आई। तो अभी आई क्या है, यहां देखें तो ये हमारा कोण आई है और ये कोण क्या है, आर है।
अब अगर इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, अब देखिए इस आपतन कोण के मान को हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। जब इसके मान को और बढ़ाएंगे तो जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वो अब कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए जब हम इस मान को और बढ़ाएंगे तो हमारा जो अपवर्तन कोण होगा अब वो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें, यहां जैसे ही आई के मान को और बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। अब अगली स्थिति में अगर आई के मान को थोड़ा हम और बढ़ा दें, आई के मान को थोड़ा और बढ़ा दें तो अब प्रकाश कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब अब इसका मान बढ़कर यहां इसके पृथककारी तल पर हो जाएगा। तो अब जब ये मान हो जाएगा तो अब ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा आई है वो आई जो है अगर आर का मान कितना हो जाए 90 डिग्री तो यही आई जो है वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, मतलब क्रांतिक कोण बन जाएगा। तो अब क्रांतिक कोण को अगर हम परिभाषित करें तो देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है। देखिए जब हमने आई के मान को यहां रखा तो आर का मान ये हो गया। जब आई के मान को और बढ़ाया, आई के मान को और बढ़ाया तो आर का मान और बढ़ गया। फिर जब आई के मान को और बढ़ाया तो देखा आर का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो गया। तो अब इस आई को हम क्या कहते हैं तब, सी। मतलब अगर इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, सघन माध्यम में बना, जैसे देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है, तो आई को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको जो है क्रांतिक कोण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब इसी में अगर हम देखें थोड़ा सा और, इसमें अगर हम थोड़ा सा और पॉइंट को जोड़ें, देखिए अब क्या करें कि जब आई सी बन गया तो अब इस सी के मान को और थोड़ा अगर बढ़ा दें, मतलब जब सी के मान को और बढ़ाएंगे तो अब प्रकाश क्या होगा, दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट आया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसके मान को बढ़ाते हैं, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसकी अगर शर्तों का उल्लेख करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होगी, देखिए शर्त पहले क्या होगी, पहली शर्त होगी कि प्रकाश कहां से जाना चाहिए। देखिए सघन से कहां जा रहा है प्रकाश, विरल में। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्तें लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब देखें अगर तो प्रकाश पहले कैसे जाना चाहिए, सघन से, विरल में, और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर देखिए तो प्रकाश देखिए कहां से जा रहा है, सघन से, विरल में जा रहा है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरी घटना क्या होगी, अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना क्या होने वाली है कि यहां जो देखें तो I बराबर C था, अब यहां पर जो I है वो क्या होना चाहिए, I इज ग्रेटर देन C, मतलब जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, चलते हैं इसके अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। ये 2 अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब देखें ये क्या होगा, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन को 2 से प्रदर्शित करें तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R, मतलब विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक क्या होगा, वो साइन I बटे साइन R हो जाएगा। अब देखिए अगर हम I को C लिख दें तो आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है कब, देखिए I जो है वो C के कब बराबर होगा, जब R कितना हो, 90 डिग्री हो। तो अगर हम I को क्या लिखते हैं, अगर I को हम C लिखते हैं तो R कितना होना चाहिए, 90 अंश, मतलब 1n2 बराबर क्या होगा, साइन I की जगह पर C
तो r की जगह पर 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर कितना, साइन सी। ठीक, तो अब चूंकि प्रकाश कहां से जाना चाहिए, क्रांत इसमें अगर देखें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा ये सॉरी प्रश्न जो है इसको लिखेंगे क्रांतिक कोण। इस प्रश्न को क्या लिखेंगे कि क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। तो अब यहां पर 1n, चूंकि क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश कहां से जाना चाहिए, सघन से, विरल में, तो अब ये होना चाहिए 2n1। तो 2n1 बराबर क्या होगा, 1/1n2, क्योंकि जो एक के माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा वो माध्यम दो के सापेक्ष से पहले के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1n2। तो 1n2 का मतलब साइन सी। तो इस प्रकार से n बराबर क्या हो गया, 1/साइन सी, या इसी को क्या लिखते हैं 1/साइन थीटा, मतलब ये होता है कासेक थीटा। तो ये हो गया इसमें संबंध। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज हमने जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के उन्हीं प्रश्नों को जो है शामिल किया कि जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगले क्लास में हम लोग जो है इस पर जो है परावर्तन और अपवर्तन पर अधिक से अधिक न्यूमेरिकल और PYQ को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।